हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टॉपिक रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन। इस टॉपिक का ताल्लुक ओ लेवल इकोनॉमिक्स से है और आईबी इकोनॉमिक्स से है और मैं हूं हुसैन रजा ऑन इकॉन एच। रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही होगी। राइट, तो ये हमारा आज का डिस्कशन है। मेरे साथ बने रहिए। लेट्स डिस्कस द टॉपिक। पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो उनको हम डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले मैं फिर याद दिला दूं कि इन्फ्लेशन इज अ जनरलाइज्ड एंड परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। महंगाई बहुत सारे मसलों की जड़ है, इसलिए गवर्नमेंट को महंगाई को हमेशा कंट्रोल करना पड़ता है और लो एंड स्टेबल रखना पड़ता है। और उसके लिए गवर्नमेंट के पास जो पॉलिसीज अवेलेबल हैं वो डिमांड साइड पॉलिसीज हैं और सप्लाई साइड पॉलिसीज हैं। डिमांड साइड पॉलिसीज में हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी रिगार्डिंग मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट कंट्रोल्स। तो गवर्नमेंट डिमांड साइड पॉलिसीज अडॉप्ट करेगी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज का मतलब आपको ऑलरेडी मालूम है कि जिसमें गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को कम करके इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम को, हाई इंपोर्ट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट सप्लाई साइड पॉलिसीज अडॉप्ट करेगी, जिसका मतलब कॉस्ट को कम करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और डायरेक्टली प्राइसेस को कंट्रोल करना है। हम चलते हैं इनकी तफसील में। डिमांड साइड पॉलिसीज में सबसे पहले मैंने मेंशन कर दिया कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या कर रही होगी? डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज कर रही होगी। गलती से यहां रिड्यूस लिख दिया है, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज कर रही होगी। मैं यहां इसको करेक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता, चले एनीवे। डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज करेगी। माइंडेड यहां मिस्टेकनली लिखा हुआ है रिड्यूस, राइट। डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज करेगी तो इंडिविजुअल्स और फर्म्स की आफ्टर टैक्स इनकम फॉल होगी। जब आफ्टर टैक्स इनकम फॉल होगी तो कंज्यूमर्स को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर कंप्रोमाइज करना होगा और फर्म्स को अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पर कंप्रोमाइज करना होगा। और जब कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फॉल होंगे तो एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी और एग्रीगेट डिमांड के फॉल होने से जाहिर बात है कि प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्सेस को गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी, जिससे कि आफ्टर टैक्स इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स कम होगी। Consumers would be forced to compromise on consumption expenditure. Businesses would be forced to compromise on their investment expenditure. As a result, aggregate demand would fall and would create a downward pressure on prices. दूसरी तरफ गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर पे कंप्रोमाइज करेगी। आपको ऑलरेडी पता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ बिग कंपोनेंट ऑफ टोटल एग्रीगेट डिमांड, आई मीन एग्रीगेट डिमांड। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी कंप्रोमाइज्ड, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड में ऑब्वियसली काफी कमी आएगी, राइट। और जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। और एक्सट्रीम केसेस ऑफ इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट बजटिंग फॉर अ सरप्लस कर रही होगी। बजटिंग फॉर अ सरप्लस करने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा रही है, डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरी तरफ उन्हें स्पेंड नहीं कर रही। तो जब टैक्सेस ज्यादा लगा रही है तो वी ऑलरेडी नो दैट टैक्सेस आर अ लीकेज, दे टेक मनी आउट ऑफ द इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग विच इज एन इंजेक्शन। तो इंजेक्शंस कम हो गए और लीकेजेस बढ़ गई, अगेन उसकी वजह से भी एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा और किसी हद तक इंपोर्ट्स भी कम होंगी। पर हमारा टॉपिक इस वक्त इन्फ्लेशन के बारे में बात करना है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करके गवर्नमेंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड को कम करेगी और एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्राइसेस पर खुद ब खुद डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। मैंने पहले ही बताया आपको कि मॉनेटरी पॉलिसी मींस
पॉलिसी रिलेटिंग टू मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। तो गवर्नमेंट यहाँ क्या क्या कर रही है? सबसे पहले मनी सप्लाई को कम कर रही है। अब एक बात तो याद रखें कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि इन्फ्लेशन होता ही एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई ओवर द वैल्यू जीडीपी है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट से मेरी मुराद ये है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और खास तौर पे मॉनेटरिज्म की जब हम बात करते हैं तो वो इन्फ्लेशन का मेजर रीजन सिर्फ मनी सप्लाई के ही बहुत ज्यादा बढ़ने को कहते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी गवर्नमेंट तो मनी सप्लाई यानी कि मनी सप्लाई की ग्रोथ को कम करेगी। और जारी बात है कि जब पैसा उतना होगा नहीं इकोनॉमी में तो एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेविंग्स इंकरेज होगी, बोरिंग डिस्करेज होगी क्योंकि बोरो करना मुश्किल हो रहा है। तो जब लोग पैसा सेव कर रहे हैं और बोरिंग हो नहीं पा रही तो अगेन सेविंग एक लीकेज है, पैसा इकोनॉमी से निकल रहा है। और बोरिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगी। इवन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी फॉल हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट भी बोरो कर रही होती है। जब कंज्यूमर्स को, बिजनेसेस को, गवर्नमेंट को ये लगेगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो उन सबको अपने एक्सपेंडिचर पर थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये और बात है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो थोड़ा इंटरेस्ट इनलास्टिक होता है। इंटरेस्ट के बढ़ने से गवर्नमेंट को इतना फर्क नहीं पड़ता। तीसरे नंबर पर गवर्नमेंट क्रेडिट कंट्रोल्स मेंटेन करेगी। क्रेडिट कंट्रोल से यहां मुराद है कि कमर्शियल बैंक की लेंडिंग को डिफरेंट तरीके से रोकेगी। एक तो यह कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सेविंग्स खुद ब खुद इनकरेज होंगी, बोरिंग डिस्करेज होगी। लेकिन अगर लोग फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं तो बास टाइम हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद लोग उतना ही बोरो करते रहें और स्पेंड करते रहें। तो फिर गवर्नमेंट को अलग से दूसरे किस्म के क्रेडिट कंट्रोल्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, राइट, ताकि बैंक्स उतना लैंड ना कर पाए जितना वो लैंड कर रहे थे, राइट। और उसके लिए जो ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जो चीजें हैं, उसका ए लेवल्स इकोनॉमिक्स से ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे सेंट्रल बैंक है वो मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, राइट, ताकि कमर्शियल बैंक्स इतनी ज्यादा लैंडिंग ना कर सकें। और इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं, उनको एक अलग वीडियो में कवर किया जा सकता है। एएस लेवल से उनका इतना कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं उसको डिस्कस करने से अवॉइड कर रहा हूँ। सादा अल्फाज में मैं कह ये रहा हूँ कि गवर्नमेंट करेगी ये, आई मीन टू से कि सेंट्रल बैंक ये करेगा कि क्रेडिट कंट्रोल्स लगाएगा ताकि कमर्शियल बैंक ज्यादा लैंडिंग ना कर सके। और फिर इन्फ्लेशन की बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में वो रीवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट पर जा सकते हैं, जो मेरा चौथा पॉइंट है। रीवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है कि एक्सचेंज रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, अपनी करेंसी को महंगा कर देंगे। ये और बात है कि ये काफी इस लिहाज से सुसाइडल भी है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को आपकी तबाह कर देगा। जारी बात है कि जब आप अपने ही एक्सचेंज रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स ड्रास्टिकली फॉल होना शुरू हो जाएंगी, इंपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो हाथ से जा रहा होगा, लेकिन जाहिर बात है कि जब एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन होंगी और इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी, और एग्रीगेट डिमांड के फॉल होने से जाहिर बात है कि प्राइस लेवल पर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। लास्ट टाइम गवर्नमेंट को जिस तरह डॉक्टर्स को ये करना पड़ता है कि आपको कड़वी दवाइयां पिलानी पड़ती हैं, इस तरह अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को भी परसू करने के लिए गवर्नमेंट को पास टाइम ऐसे पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं जो का जिनका इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत खतरनाक नजर आ रहा हो लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बेहतर हो। तो यहाँ रीवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट का मकसद ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये और बात है कि उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी का जो आपका टारगेट है वो हाथ से जा रहा होगा, ठीक है ना। तो ये है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और इन सब से होगा क्या, यहां मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि सिंपली कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से एग्रीगेट डिमांड लेवल फॉल होगा। आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पर प्राइस लेवल, एक्स एक्सिस पर रियल जीडीपी। और जब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी तो एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी, और एग्रीगेट डिमांड के फॉल होने की वजह से आप देख सकते हैं कि प्राइस लेवल पर डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है। ये और बात है कि ऐसा करने से जीडीपी भी कंप्रोमाइज हो रहा है। सारी बात है कि जब एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही है तो प्राइस लेवल तो नीचे आ रहा होगा, प्राइसेस पर तो डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा होगा, लेकिन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम होने की वजह से जीडीपी बढ़ रहा होगा।
और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी, जीडीपी गिर रहा होगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी, लेकिन गवर्नमेंट को ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो। फिर मैं आ गया सप्लाई साइड पॉलिसीज। अब सप्लाई साइड पॉलिसीज आमतौर से ऐसी मेडिसिन है कि जिसमें कड़वा घूंट नहीं पीना पड़ रहा, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। यानी कि किसी हद तक आप देखेंगे कि सप्लाई साइड पॉलिसीज के साइड इफेक्ट्स नहीं है, राइट। तो सप्लाई साइड पॉलिसीज में मैंने बात की कि कटिंग बैक इन डायरेक्ट टैक्सेस। आपको मैं याद दिला दूं कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से। तो सप्लाई साइड पॉलिसीज में गवर्नमेंट सबसे पहले क्या कर रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कट बैक कर रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को कट बैक करेगी तो फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरने से सप्लाई इंक्रीज होगी और प्राइस लेवल पर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। फिर गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस कंट्रोल्स भी लगा सकती है, जो कि यूजुअली क्या कहते हैं एडवाइजेबल नहीं है। खासतौर पर जो फ्री मार्केट के एडवोकेट्स हैं उनका ये मानना है कि प्राइस कंट्रोल्स नहीं लगाने चाहिए, उससे मार्केट में मजीद डिस्टॉर्शंस क्रिएट होती हैं। लेकिन बास टाइम एक्सट्रीम इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट को खुद मैदान में उतरना पड़ेगा और दुकानों पे जाके और ये वो सब कुछ करके प्राइसेस को डायरेक्टली कंट्रोल करना होगा, जैसे पाकिस्तान में किसी हद तक ऐसा रमजान में हो रहा होता है कि प्राइसेस को कंट्रोल किया जा रहा होता है, मैक्सिमम प्राइस सेट करके बिलो द इक्विलिब्रियम, यानी कि जो मार्केट में प्राइस चल रही है उससे प्राइस को जबरदस्ती कम कर देंगे। फिर ये करना पड़ेगा बास टाइम के इंपोर्ट्स को आने देना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके यहाँ शॉर्टेज है और उसकी वजह से महंगाई है तो आप उसी चीज की अगर इंपोर्ट खोलेंगे तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी और सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आ जाएगा। और एक्सपोर्ट इस लिहाज से डिस्करेज करनी पड़ेगी कि अगर कोई इसेंशियल चीजें आपके मुल्क में महंगी हो रही है लेकिन वो आपके मुल्क से एक्सपोर्ट भी हो रही है, तो गवर्नमेंट उन इसेंशियल चीजों को सस्ता करने के लिए एक्सपोर्ट्स पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाएगा ताकि वो चीजें बाहर एक्सपोर्ट ना हो सकें, वो इकोनॉमी में मौजूद रहें वो चीजें और लोगों को अवेलेबल रहें और उनकी प्राइसेस ऊपर ना जाए। तो प्रोटेक्शनिज्म का इस्तेमाल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा इन द सेंस कि इंपोर्ट्स को लूज छोड़ना पड़ेगा और एक्सपोर्ट्स को उल्टा रोकना पड़ेगा, ठीक है। फिर ट्रेड यूनियंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड यूनियंस खास तौर पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अनड्यूली हायर वेजेस डिमांड करके इन्फ्लेशन का रीजन बनती है। जाहिर बात है कि इकोनॉमी फुली एम्प्लॉयड है तो वर्कर्स को ये थ्रेट नहीं है बिल्कुल कि हम ज्यादा वेजेस मांगेंगे तो हमारी जॉब्स चली जाएंगी, एज अ रिजल्ट वो ज्यादा वेजेस मांग रहे होंगे, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही होगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जाहिर बात है कि फर्म्स कंप्रोमाइज करेंगी आउटपुट पर, एग्रीगेट सप्लाई फॉल होगी और इन्फ्लेशन होगी। यही सेम चीज हम मोनोपलीज के बारे में या अदर लार्ज फर्म्स के बारे में बात करते हैं कि मोनोपली आपको मालूम है कि सिंगल लार्ज फर्म या दूसरी लार्ज फर्म्स जो है वो अपनी आउटपुट के लिए हायर प्राइसेस चार्ज कर रही होती हैं। एक फर्म की हायर प्राइस दूसरे फर्म की हायर कॉस्ट है जो उससे खरीद रहा है, तो ऑब्वियसली लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से भी बास टाइम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ सप्लाई साइड पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी और उससे होगा क्या, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं कि अगेन वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल, एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी यानी कि नेशनल आउटपुट। आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड कर्व इज एडीएन एसआरएस, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। जब गवर्नमेंट ने सप्लाई साइड पॉलिसीज अडॉप्ट की तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि आप देख सकते हैं कि प्राइस लेवल फॉल हो रहा है, प्राइस लेवल पर डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है। और सप्लाई साइड को पॉलिसीज को प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि आप देख सकते हैं कि उल्टा नेशनल आउटपुट बढ़ रहा है और जब आउटपुट बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी फॉल हो रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि अनलाइक डिमांड साइड पॉलिसीज, सप्लाई साइड पॉलिसीज दोनों ही एक्सेस पर पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्रिएट कर रही है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं लॉन्गर टर्म सप्लाई साइड पॉलिसीज पर। मिसाल के तौर पे प्राइवेटाइजेशन से कंपटीशन बढ़ेगा। प्राइवेटाइजेशन को शॉर्ट रन में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको मालूम है कि प्राइवेटाइजेशन शॉर्ट रन में तो उल्टा महंगाई बढ़ा देगा, क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से प्राइवेट सेक्टर में आएगा तो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव है और दे विल इंक्रीज द प्राइसेस। इसलिए शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तौर पे सप्लाई साइड पॉलिसीज में मैंने नहीं लिखा इसको, प्राइवेटाइजेशन इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी और उससे अगर इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आएगा तो लॉन्ग टर्म में आएगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन विल इंक्रीज कॉम्पिटिशन, प्राइवेटाइजेशन विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड जीडीपी
और उससे भी प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है। फिर इसी तरह बात कर रहा हूं मैं डीरेगुलेशन की। डीरेगुलेशन कहते हैं बिजनेसेस पे कंट्रोल विड्रॉ करने के, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोल्स बिजनेसेस को सफोकेट कर रहे होते हैं और वो अपनी प्रोडक्शन को लिमिटेड रखते हैं। लेकिन जब आप उन्हें थोड़ा आजाद छोड़ते हैं तो अपने डिसीजंस खुद ले रहे होते हैं, और फिर हमने आमतौर से ये देखा है कि बिजनेसेस प्रमोट हो रहे होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती है, जीडीपी बढ़ रहा होता है, और उससे जाहिर बात है कि इन्फ्लेशन पर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से इन्फ्लेशन कम होगा क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा होगा। गवर्नमेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगी ताकि इन्वेस्टमेंट्स आए, लोकल इन्वेस्टमेंट्स आए और उससे भी एग्रीगेट सप्लाई बढ़े। डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जाहिर बात है कि इन्फ्लेशन हो ही स्केर्सिटी की वजह से हो रहा है, शॉर्टेज की वजह से हो रहा है। कि तो जब जब नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर डिस्कवर होंगी तो रिसोर्स बेस बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और वही काम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी कर रहा होगा कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को या पोटेंशियल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी को आगे शिफ्ट कर रहा होगा, जिससे प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा होगा। डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई। ये है डायग्राम केनेजियन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। डायग्राम देख के घबराया नहीं करें, बहुत आसान होती है, मैं आपको समझा दूंगा। ये मेरा पहला लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक्चुअल, लेट सपोज ये दूसरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व मौजूद नहीं है इनिशियली। और इस एग्रीगेट सप्लाई कर्व पर जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो आप देख सकते हैं कि इस पार्ट पर ऑलरेडी इकोनॉमी फुली एम्प्लॉयड थी। तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो प्राइस लेवल पी से P1 पर चला गया, इकोनॉमी ए से बी पर चली गई इक्विलिब्रियम पर। और क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था इसलिए एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से आउटपुट में कोई इजाफा हुआ नहीं और सिर्फ प्राइसेस बढ़ गई। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने सप्लाई साइड पॉलिसीज अडॉप्ट की और सप्लाई साइड पॉलिसीज की वजह से लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया LRAS1 पर। और जैसे ही LRAS1 आया तो इकोनॉमी पॉइंट बी से पॉइंट सी पर आ गई, क्योंकि जो LRAS कर्व शिफ्ट होने के बाद एग्रीगेट डिमांड कर्व को पॉइंट सी से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से इकोनॉमी ए से बी पर चली गई थी, यानी कि प्राइस लेवल बढ़ गया था विदाउट एनी इंक्रीज इन आउटपुट। लेकिन सप्लाई साइड पॉलिसीज की वजह से जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो आप देख सकते हैं कि प्राइस लेवल वापस नीचे आ गया, इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ गया। तो लॉन्ग रन में सप्लाई साइड पॉलिसीज, जो लॉन्गर सप्लाई साइड पॉलिसीज है लॉन्ग रन के लिए, दे विल क्रिएट अ मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट एज कंपेयर टू शॉर्ट रन सप्लाई साइड पॉलिसीज, राइट? क्योंकि उसमें लॉन्ग रन में ही इन्फ्लेशन को प्रॉपरली डील किया जा रहा होगा। तो ये थी तमाम पॉलिसीज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बने रहिए मेरे साथ, मजीद वीडियोस के साथ मैं आ रहा हूं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसके लिंक भेजें ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें और उनकी नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच।